हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सब बढ़िया हैं। और जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं वो अब थोड़े समय में, आने वाले समय में अपना वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है जी। वैक्सीनेशन करवाने के लिए आपको कोविन पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद आप नियर अबाउट जो भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पर आप अपना वैक्सीनेशन करा लीजिएगा। बच्चों को बहुत सेफ्टी से आपको रहना है। ठीक है। आज के लिए हम अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और हमारी जो टॉपिक चल रही है अभी स्टोरेज क्लासेस, उस स्टोरेज क्लासेस का ही ये एक और नया वीडियो है। इसमें हम लोग एक्सटर्न नाम का जो हमारा स्टोरेज क्लास है उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास है हमारी, अगर हम इसको एक्सटर्न कह लें या फिर हम इसे कह लें ग्लोबल, तो दोनों बातें सही होंगी। कहने का मतलब है आप ग्लोबली भी इसको कहते हैं कि ग्लोबली ये यूज़ हो रही है। इसका जो मेमोरी है वो रैम में बनता है और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। स्कोप जो होता है एनीवेयर इन प्रोग्राम, कई बार भी हो सकता है। और लाइफ टाइम कब है? टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि एक्सटर्न हमारा क्या होता है। एन एक्सटर्न स्टोरेज क्लास कैन बी द लिंकिंग बिटवीन द ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किससे लिंकिंग हो रही है? ग्लोबल वेरिएबल से। इन टू और मोर फाइल्स, यहाँ पर कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा फाइलों का मतलब है आप जो अपने प्रोग्राम बनाते हैं ना कंप्यूटर्स के अंदर, सी में, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आप दो या दो से ज़्यादा फाइलों के अंदर भी एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करके एक दूसरे का डेटा जो है आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सिंटेक्स की। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले एक्सटर्न कीवर्ड आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा टाइप लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एक्सटर्न नाम का कीवर्ड है, इंटीज़र नाम का डेटा टाइप डाल दिया और ए नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है। हम किसी भी फंक्शन को भी एक्सटर्न करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्न कीवर्ड लिखेंगे, उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे और उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन ब्रैकेट बंद करके कोई पैरामीटर देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, एंड ऑफ लाइन करके बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक्सटर्न लिखेंगे, फिर उसका रिटर्न टाइप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड। वॉइड का मतलब है नॉन रिटर्न वैल्यू के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने फ़न नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, पैरामीटर में मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया हुआ है और ब्रैकेट बंद करके एंड ऑफ लाइन लगा दिया। इस तरीके से आप लोग अपने एक्सटर्न फंक्शन या फिर आप बात करें वेरिएबल्स के लिए एक्सटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर दो फाइलों का सहारा लेंगे। कहने का मतलब है कि हम दो फाइलें यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है जी। उन दो फाइलों से हमारा मतलब है कि दो अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे। पहले प्रोग्राम का नाम होगा file1.c। डॉट सी हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक्सटेंशन नेम हमारा सी है, क्योंकि हम अपनी फाइलों को सी में सेव करते हैं। और उसके बाद दूसरी फाइल जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे file2.c। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? file1 बनाने जा रहे हैं। अब हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आपको इस प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। इसमें हमने दो प्रोग्राम, आपको ऐसा लग रहा है कि दो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली मेरी जो फ़ाइल मैंने यहाँ पर बनाई है उसका नाम है file1.c और जो मैंने दूसरी फ़ाइल बनाई है राइट हैंड साइड पर उसका नाम है file2.c। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम अच्छे से पढ़ के बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मैंने यूज़ की हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, दो हेडर फाइल हमने यहाँ लगा रखी है। पहली हेडर फाइल हमारी क्या है? #include_stdio.h। ये क्या काम कर रही है? ये यहाँ पे आपके जो क्लियर स्क्रीन वो है, प्रिंटफ फंक्शन वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी, उनके लिए यूज़ हो रही है। और दूसरी हमारी है #include conio.h। conio.h किसके लिए यूज़ हो रही है? क्लियर करने के लिए स्क्रीन को, और getch का यूज़ करने के लिए हो रही है। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक इंटीजर a नाम का वेरिएबल बनाया है। जब भी कभी इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को यूज़ करते हैं
तो वो कैसा वेरिएबल कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल आपका कहलाता है। उसके बाद आपने वहाँ पे क्या किया, एक एक्सटर्न नाम का कीवर्ड लिखा और वहाँ पर आपने लिख दिया रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप लिखने के बाद आपने फंक्शन बनाया फन नाम से, और फन नाम के फंक्शन में ब्रैकेट ओपन करके विदाउट पैरामीटर आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंड ऑफ लाइन कर दिया। इस बात का मतलब है कि हम एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे फन नाम के फंक्शन की, और ये एक्सटर्न है तो इसकी डेफिनेशन जो है कहीं बाहर से ही रीड होकर के आ रही होगी। देन उसके बाद हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद मैंने इसके अंदर a=15 लिख दिया। ये क्या काम कर रहा है, जो आपने ऊपर a नाम का जो वेरिएबल लिया हुआ था उसमें उसने क्या कर दिया, 15 यानी कि 15 उसके अंदर डाल दिया। देन उसके बाद आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करवा दिया गया। क्लियर कराने के बाद फन नाम के फंक्शन को कॉलिंग करने के लिए यहाँ पे डाल दिया गया कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो उस पर क्या हो जाएगा, वो अपनी डेफिनेशन पर पहुँचेगा और डेफिनेशन से डेटा रीड करके ले आएगा। देन उसके बाद गेट सी एच यहाँ पर है, यानी कि सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, यानी कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाएगा और आपका आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। देन आपने यहाँ पे बॉडी बंद कर दी। अब जनरली आपकी आदत होती है कि आप अपनी फ़ाइल को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी फ़ाइल को कंपाइल ही करेंगे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी फ़ाइल को सिर्फ कंपाइल करेंगे। file1.c को कंपाइल किया जाएगा और उसको रन नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने जो फन नाम का फंक्शन है उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर नहीं दी हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को यहाँ पर बना के कंपाइल करके और छोड़ देंगे। कंपाइल करने का मतलब होता है कि इसके जो बैकग्राउंड में कुछ सपोर्टिंग फाइलें जो प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए बनती हैं, उनकी 2 फाइलें बनेंगी। यहाँ पे टोटल 4 फाइल बनती है, 2 फाइल कंपाइल से बन जाती है और उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है रन करने से हो जाती है। तो 2 फाइलों की ज़रूरत होती है, वो बन जाएंगी यहाँ पर और हमारा काम हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपनी इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। फिर एक दूसरा प्रोग्राम ओपन करेंगे, नई फाइल ओपन करेंगे, उसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया file.c, file2.c। पहले वाली का नाम क्या था, file1.c नाम था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा file2.c वाली फ़ाइल में कि हम लोगों ने क्या क्या कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल लगाई है जिसमें लिखा हुआ है #include, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और file1.c, यानी कि जो हमने पहले वाला प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया है। इंपोर्ट का मतलब है कि अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा लिया है। देखिए, ये एक तरीके से एक हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लोग जो हेडर फाइल बनाते हैं वो 2 तरह की हेडर फाइल हमारे पास होती हैं। एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल होती है, एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल होती है। तो अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है तो चाहे हेडर फाइल यूज़र डिफाइन हो चाहे प्री डिफाइन हो, वो आसानी के साथ काम कर जाएगी। बट अगर आपकी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है तो आपको हेडर फाइल लगाते समय या कोई फाइल को इंपोर्ट कराते समय या इंक्लूड कराते समय डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होता है। यहाँ पर आप ये जो आपके लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल हैं इनको यूज़ नहीं करते हैं। तो आपने दूसरी लाइन में यहाँ पर लिखा है एक्सटर्न इंटीजर ए। ये जो एक्सटर्न लिखा गया है इसका मतलब है कि जो इससे पहले वाली जो प्रोग्राम बनाया था उसमें जो ए नाम का वेरिएबल था उसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, वॉइड फन नाम के फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया। बॉडी शुरू करी, हमने यहाँ पर लिखा printf %d लगा करके और ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ब्रैकेट बंद किया, एंड ऑफ लाइन लगा दिया। देन उसके बाद आपने यहाँ पे बॉडी शुरू करी, वो बॉडी क्लोज कर दी। अब क्या करना है, आपको इसे कंपाइल करना है और कंपाइल करने के बाद आपको अपने प्रोग्राम को ईजीली एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आपको जो रिज़ल्ट मिला वो आपको दिखाई देगा 15 इसलिए दिखाई देगा क्योंकि आपने जो पहले वाली file1.c नाम की जो फ़ाइल बनाई थी उसके अंदर का जो आउटपुट है, मतलब उसके अंदर जो a नाम का जो वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू पड़ी है वही वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने एक्सटर्न कीवर्ड की हेल्प से इस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस की। जैसा कि अभी तक हमने अपनी स्टोरेज क्लासेस को पढ़ते हुए ऑटो पढ़ लिया है, स्टैटिक पढ़ लिया है और एक्सटर्न पढ़ लिया है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस की जो मेमोरी लोकेशन होती है वो तीनों की मेमोरी लोकेशन से अलग। बाकी सबकी मेमोरी लोकेशन क्या थी, रैम, और इसकी क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है। और गार्बेज वैल्यू क्या होती है, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो हमारी वैल्यू निगेटिव हो सकती है। और इसका जो स्कोप है वो विद इन अ ब्लॉक ही रहता है, और इनका जो लाइफ टाइम है स्टिल द ब्लॉक इज़ एक्टिव, तभी तक ये आपके एक्टिव रहते हैं। अगर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस की बात करें, रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस tells the compiler to store a variable in such a way that access to it's as fast as possible। कहने का मतलब है कि आपका जो रजिस्टर में जो वेरिएबल स्टोर होगा तो उसकी जो काम करने की जो स्पीड होगी, यानी कि जो काम करने की गति, यानी कि डेटा को रिट्रीव करके लेके आने की गति, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। देखिए जनरली क्या होता है, जब भी आप अपने कोई भी वेरिएबल वगैरह को डिक्लेयर करते हैं तो जो आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो हमेशा हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। अब ये इस तरीके से हो गया कि आपका कोई एक दोस्त आपके एक शहर में रहता है, आपने क्या करा, आपने अपने ही शहर में रहता है, आप भी उसी शहर में, आपका दोस्त भी उसी शहर में, तो जब भी आप एक दूसरे को बुलाते होंगे तो हो सकता है उसमें आने जाने में थोड़ा समय लगता हो, पर आपने क्या करा, आपने उसको उसी घर में एक कमरा दे दिया अपने घर में ही। तो क्या हुआ कि आपने जब भी उसे चाहा तब बुला लिया। तो कुछ इस तरीके का ही प्रोसेस यहाँ पर चलता है। अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स किस तरीके से काम करेगा, यानी कि सिंटेक्स लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप रजिस्टर नाम का जो कीवर्ड है यहाँ पर उसकी हेल्प से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा रजिस्टर, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप, और उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, रजिस्टर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इंट ए, जैसे डेटा टाइप मैंने इंट लिख दिया और ए नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो इंटीजर है वो कितने टाइप्स, मतलब कितना डेटा स्टोर करेगा, मतलब ऑक्यूपाई करेगा कितनी मेमोरी, 2 बाइट, यानी कि 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कराएगा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर की कितनी होती है, 2 बाइट होती है। रजिस्टर कितना होता है, रजिस्टर में भी बाय डिफ़ॉल्ट 2 बाइट ही होती है, यानी कि रजिस्टर जो है 2 बाइट लेता है। फिर हमने क्या किया, रजिस्टर लिखा, कैरेक्टर दिया और टी नाम का कोई वेरिएबल लिख लिया। मैंने कहा इट्स यूज्ड 1 बाइट, क्या कैरेक्टर जो है बेसिकली वो 1 बाइट यूज़ करता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर का जो साइज़ है वो 2 बाइट ही होता है। तो आप जितने भी वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, उनको रजिस्टर में आप अपनी इजीली स्टोर करा सकते हैं, और जो आपके कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल हैं उनको भी आप अपने रजिस्टर में स्टोर करा सकते हैं। बट फ्लॉट इज़ नॉट स्टोर्ड इन रजिस्टर बिकॉज फ्लॉट साइज इज़ 4 बाइट। देखिए फ्लॉट क्या है, 4 बाइट रखता है अपने आप में, तो आप उसे क्या नहीं करा सकते, आप उसे रजिस्टर में स्टोर नहीं करा सकते। चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपने देखा है कि सीपीयू होता है, सीपीयू क्या है, सीपीयू के अंदर जो है रजिस्टर होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, रजिस्टर के अंदर ही डेटा स्टोर करते हैं, और इससे पहले उसके बाद कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होती है, फिर आपकी हार्ड डिस्क होती है। तो आप अभी तक जो डेटा स्टोर करा रहे थे वो रैम में करा रहे थे। अब रैम में क्या है, रैम में अपना डेटा जाएगा फिर वापस आएगा, तो आने जाने में उसमें ज़्यादा समय लग जाया करता था। तो सीपीयू के पास ही रजिस्टर में ही ये कंटेंट जो है वेरिएबल वहाँ पर कहाँ पर, रजिस्टर में स्टोर करा दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ही आसानी के साथ, यानी कि आप बहुत तेज़ी के साथ आपको काम कर सकते हैं। देखिए जब भी आप इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कितनी तेज़ स्पीड से काम हो रहा है। पर जब आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करेंगे, बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे, तो उस टाइम पर आपको पता चलेगा कि हमारी जो टाइम लग रहा है कोड को एग्जीक्यूट करने में वो कितना लग रहा है, और हमारा रजिस्टर से क्या बेनिफिट है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास का। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगा रखी है। सिंपली आपको वही पुरानी हेडर फाइल लगानी है, stdio.h और conio.h। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर आपने बॉडी शुरू करी, और बॉडी शुरू करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर एक कीवर्ड है उसको लिखा,
और उसके बाद आपने डेटा टाइप लिखा इंटीजर, और उसके बाद ए नाम का एक यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया और इक्वल टू लिख करके आपने उसमें वैल्यू असाइन कर दी। आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते थे कि इंट ए इज इक्वल टू 10, फिर क्लियर करते, प्रिंटफ लगाते, ए की वैल्यू डिस्प्ले कराते, गेट चेंज करते, आंसर आता 10। उसके बाद आप क्या करें, रजिस्टर लगाते हैं। आपने लिखा रजिस्टर इंट ए इक्वल्स टू 10। मैंने कमेंट बना करके लिखा हुआ है कि फास्ट एक्सेसिंग टाइम, नॉर्मल आउटपुट आएगा, आउटपुट 10 ही आएगा, ठीक है। बट अब होगा क्या कि इससे पहले अगर आप रजिस्टर नहीं लगाते तो इसका मतलब ये ऑटो हो जाएगा, तो वो रैम में स्टोर होगा। रैम में से जब हम अपने डेटा को एक्सेस करेंगे तो हो सकता है उसमें एक्सेस करने में उसको टाइम लगे। बट अभी क्या होगा, अभी रजिस्टर में है, तो रजिस्टर में होने की वजह से वो कहाँ से डेटा एक्सेस कर लेगा, सीपीयू से अपना डेटा वो रजिस्टर से, सीपीयू के पास में रजिस्टर्स होते हैं, वहाँ से वो अपना डेटा एक्सेस कर लेगा और आपका जो नॉर्मल आउटपुट है 10 वही आएगा, बट एक्सेसिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप, लगता है आप लोग अच्छे से इस वीडियो को समझ गए होंगे। और इस वीडियो के अंदर हमने आपके एक्सटर्न और रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस के बारे में बताया। 4 तरीके की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और आपका रजिस्टर। तो यहाँ पर आपकी चारों टाइप पूरी हो गई हैं वीडियो में। जिस किसी ने ये वीडियो अभी देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको स्टोरेज क्लासेस आसानी के साथ समझ में आ जाए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे और आउटपुट अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।